हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस। इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता देना चाहूँगा जो इस चैप्टर से डील कर रहा है, इस चैप्टर के अंदर है, इस एक्सरसाइजेस के अंदर आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ सिंबल्स है जिनके बारे में हम लोग पहले पता कर लेंगे। ओके, और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। अच्छा, सबसे पहला डेफिनेशन जो यहाँ पे आपका है वो क्या है? पॉइंट। ओके, सो पॉइंट पॉइंट जो है, राइट, पॉइंट जो है यहाँ पर क्या होता है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन विथ नो साइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे आपको बड़ा सा सर्कुलर टाइप में बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में तो हम पॉइंट या डॉट कैसे डालते हैं, बस इतना सा करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक ही पॉइंट किया है। अब इसकी साइज हम लोग नहीं बता सकते, ये तो एकदम ही छोटा होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, सपोज आई एम राइटिंग हियर एज बी, लिख दो इसको, तो आप इसको क्या, इसको नाम मिल गया ना, तो आप इसको ये कह सकते हो कि पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी ऑन दिस प्लेन। तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन उसकी साइज नहीं बता पाएंगे, है ना? तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन विथ नो साइज। ठीक है, ओके। लाइन की अगर बात करते हैं तो अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइन डजंट हैव अ विड्थ एज वेल एज डेफिनेट एंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको क्या लगेगा कि अरे यहाँ पर तो एंड पॉइंट्स तो है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे करके। लेकिन देखो एंड पॉइंट्स के बावजूद भी देखो ए पर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है, उसके बाद भी क्या हुई है? लाइन जो है वो लंबी हुई है और हमने एरो मार्क दिखा है। एरो मार्क ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो है दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ये और भी लंबी हो सकती है या है। ठीक है, एरो मार्क का मतलब ही क्या है कि वो कंटिन्यूसली वो वहां पर एक्सटेंड हो सकती है या हो रही है। ठीक है, तो इससे कहेंगे हम लोग लाइन, और ये कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, सीधा एकदम ही होना चाहिए। ठीक है, शायद चाहे वो स्लीपिंग में हो, चाहे वो स्टैंडिंग में हो, चाहे वो डायगोनली हो। ठीक है, डायगोनली स्लैंटिंग में हो। ओके, लेकिन कैसी होगी? अगर वहां पे दो पॉइंट्स भी रख भी दिए हमने, तो भी वो क्या होगा? दोनों ही साइड में अपोजिट डायरेक्शन से वो क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे लाइन। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या? अब देखो ऊपर वाले में लाइंस क्या थी? एक्सटेंड हो रही है, लेकिन हम लोग उस एक्सटेंशन वाले पार्ट को, मतलब कि ये लंबा करके और वहां पर एरो मार्किंग अगर नहीं बताएं, उसके बीच वाले ही पार्ट को सिर्फ ले, जहां फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट हो, जिसका एक बिगनिंग भी है और जिसका एक एंडिंग पॉइंट भी है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट है। लाइन क्या है? वो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट जो है उसकी क्या होते हैं? दोनों ही एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ पर रे। रे क्या होता है? रे में क्या होता है? एक ही एंड पॉइंट होता है, एक साइड में एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड जो है उसकी एक्सटेंड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर दूसरा पॉइंट भी हो सकता है इस रे के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में इसे क्या कहा जाएगा? ए बी रे कहा जाएगा, क्योंकि ये एक साइड से एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, अब सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं? देखो पॉइंट करके, यहाँ पे ये पॉइंट करके ये बी लिख दिया तो ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे पॉइंट करके ए लिख दिया तो ये पॉइंट ए हो गया। ओके, अच्छा रे में क्या होता, लाइन सॉरी लाइन में क्या होता है? लाइन में देखो ऐसे करके, ऐसा ऊपर पे जो भी उसका नेम है, जो दो पॉइंट आ रहे हैं तो उसको लिखेंगे और ऊपर में ऐसा सिंबल देंगे। ठीक है, लाइन में क्या होगा? लाइन में एरो मार्क्स नहीं आएगी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करनी है और वहां के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के नेम लिख देने हैं, जो भी हमने दिए, यहाँ पे ए बी है। और रे में भी क्या होगा? रे में रे का एक छोटा सा ऐसे फिगर ड्रॉ करना है या डायग्राम ड्रॉ करना है, और नीचे में उसके जो उसके ऊपर दो पॉइंट है उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये ऐसे सिंबॉलिकली भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस क्विकली गो थ्रू द एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, 4.1 में हमें सबसे पहले तो क्या पूछा है? सबसे पहले वाले में हमें पूछा है कि आप बताइए
5 पॉइंट्स। अच्छा, अब आपको पॉइंट्स के बारे में तो पता चल ही गया है ना? तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स कौन से है? तो 5 पॉइंट्स आर जहां पर भी देखो डॉट दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? पॉइंट्स में आ जाएंगे, है ना? डायरेक्टली हम लोग नेम लिख देंगे, डी, ई, ओ, बी और सी। 5 पॉइंट है तो ओ, बी, ई, डी एंड सी, तो पांचों पॉइंट के नाम आ गए। उसके बाद क्या पूछा? अ लाइन। अच्छा, लाइन क्या होती है? लाइन का हमने अभी देखा है, अ लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन के क्या होते हैं? दो पॉइंट होते हैं और वो दोनों ही साइड से क्या होती है? एक्सटेंड हो सकती है ना? तो एक लाइन के बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है? तो लाइन को क्या लिख देंगे? लाइन में हम लोग लिख देंगे ये डी और ये बी। देखो इसको अलग कर देता हूं, तो ये यहाँ पर भी एक्सटेंड हो रही है, इस साइड भी एक्सटेंड हो रही है, और ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो लाइन का क्या आ जाएगा? डी एंड बी। और ऊपर कैसी मार्किंग कर देते हैं? ये इसका सिंबल हो जाता है ना? चलो थर्ड वन क्या पूछा है? 4 रेज। 4 रेज मतलब एक साइड से वो क्या होनी चाहिए? एक्सटेंड होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहला तो ये हो जाएगा। देखो अगर मैं सिर्फ यहाँ से इसको एंड पॉइंट मान के चलो ओ को, तो ओ और बी एक रे हो गई, है ना? ओ बी एक रे हो गई, ऊपर में ऐसा सिंबल देना है। उसके बाद ई से बी तक की करते हैं, तो यहाँ पर देखो एंडिंग पॉइंट लेना है। भले ही बीच में ओ आ रहा है लेकिन ओ नहीं रखेंगे, हम लोग क्या लेंगे? एंडिंग पॉइंट यहाँ से ई और यहाँ पर जो है बी, ठीक है? तो ई बी हो गया एक रे, है ना? ई और बी हो गया एक और रे। उसके बाद क्या हो जाएगा? डी बी, डी को अगर एंडिंग पॉइंट मान के चले, है ना? और यहाँ पर भले ही बीच में ई और ओ भी है ना? वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है? बी है ना? तो डी भी एक रे हो गया, है ना? उसके अलावा कौन सा हो रहा है? देखो ओ सी, है ना? ओ सी, तो यहाँ पर ये सी और ये ओ, तो ओ सी एक रे हो गया। तो यहाँ पे 4 रेज हमें मिल गए, है ना? लेट अस मूव टू द फोर्थ वन। क्या पूछा है? 5 लाइन सेगमेंट्स पूछे हैं, ठीक है? लाइन सेगमेंट्स में क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स में होते हैं एंड पॉइंट्स दोनों के दोनों लेने, है ना? एंड पॉइंट्स लेने ही है। तो लाइन सेगमेंट इक्वल टू क्या क्या आएगा? देखो डी और ई हो गए एक, तो है ना? दोनों एंड पॉइंट होने चाहिए, तो डी ई, और ऊपर में कैसा सिंबल आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। डी ई हो गया, उसके बाद क्या होगा? ई ओ एक लाइन सेगमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा? ओ बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना? उसके बाद क्या होगा? ओ सी एक लाइन सेगमेंट हो गया। हमें कितने पूछे? 5 पूछे, है ना? तो डी लिया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको एंड और इसको स्टार्टिंग और इसको एंडिंग पॉइंट मान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? डी ओ भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, है ना? उसके अलावा अगर यहाँ से और भी लिखना है तो ई बी भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही आप जो है और भी लाइन सेगमेंट बता सकते हो। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? नेम द लाइन given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the given 4, ठीक है? given 4 from the 4 givens। ओके ठीक है, 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमें क्या 12 लाइंस के नेम्स बताने हैं, ठीक है? चलो 12 लाइंस के बताने हैं ना, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक लाइन होगी, ठीक है? इसको हम कैसे होगा? देखो यहाँ पर ए है और ये एक बी मान लेते हैं, सी और डी को हटाएंगे तो ये हो गया, है ना? सी और डी कहीं ना कहीं यहाँ पर है, लेकिन हम लोग ने क्या लिया? ए बी। तो ए और बी लाइन का जो सिंबल है वो आपको डाल देना है ना? ए बी एक हो गया। उसके बाद क्या होगा? ए सी होगा, है ना? ए और सी एक होगा। उसके बाद क्या होगा? ए और डी, है ना? ये हो गया। उसी तरीके से फिर बी के साथ चलते, तो बी और सी, उसके बाद बी और डी एक हो गया, है ना? उसी तरीके से सी डी एक हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब क्या आते हैं? रिवर्स में आते हैं। अब देखो, अब क्या रिवर्स में आएंगे तो यहाँ से अगर देखते हैं तो डी ए एक हो जाएगा, डी ए। उसके बाद क्या होगा? डी बी। उसके बाद क्या होगा? डी सी। ओके, डी के साथ हो गया। अब सी से आते हैं तो क्या होगा? सी बी। उसके बाद सी ए।
और उसके बाद बी और ए। ठीक है, तो हमें 12 लाइंस बताने थे इसमें, तो ये जो है 12 लाइंस यहाँ पे हमने इनको दिखा दिए हैं। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई आ रहा चाहिए उसमें। ऐसी कौन सी लाइन है? तो एक तो देखो ये वाली है ना, ई एफ, ये वाली लाइन एक तो बन रही है ई और एफ वाली। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ई एंड एफ। ओके, उसके अलावा अगर आपको बतानी हो तो ये भी बता सकता है ना, ये पूरी के पूरी में भी ए और ई भी आएगी, है ना, ए और ई भी आ सकती है, और भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लाइन कंटेनिंग ई पॉइंट का है। ठीक है, तो हमने दो यहाँ पे बता दिया है, ए ई और ई एफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या, लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होने वाली लाइन का नाम बताइए। तो ए से पास कौन सी हो रही है, या तो ए ई भी लिख सकते हैं, या फिर डी भी लिख सकते हैं, या फिर बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन के ऊपर ही तो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप ए ई लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, और डी भी लिख ही सकते हो, क्योंकि इस पूरी की पूरी लाइन पे पॉइंट ए तो आ ही रहा है ना। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किसके ऊपर है? अब देखो ओ जो है इस साइड वाले पे आ रहा है ना, ये, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी ओ लिख सकते हो, या फिर ओ सी लिख सकते हो, है ना। सी ओ भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है, या फिर बी सी भी हो सकता है ना। ये क्योंकि ये पूरी की पूरी तो क्या है, लाइन ही है, और उसके ऊपर पॉइंट ओ तो लाई हो ही रहा है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, देखो जब दो लाइन आपस में मिलती है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट बी पे मिल रही है ना, तो ये दोनों लाइंस, तो इसको हम लोग सीओ ले सकते हैं, है ना, सीओ, एंड उसके साथ कौन से इंटरसेक्ट हो रही, कौन से कट कर रही, तो ए ई, है ना, ए ई लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते थे, राइट। तो ये हो गई यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से लिख देता हूँ ठीक से, सी ओ एंड ए ई। ओके, उसके अलावा कौन सी है, टू पेयर्स हमें कहा है ना, तो उसके अलावा ये वाली भी तो इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो ये ए ई को कहा इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये कौन सी लाइन के साथ हो रही है, एफ ई या ई एफ के साथ हो रही है। ठीक है, तो ये जो हो गई, ये दो पेयर्स हो गए जो कि एक दूसरे के साथ जो की है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो ये दो पेयर्स हमें मिले जहां पर जो कि टू पेयर्स ऑफ लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन वन पॉइंट। अच्छा, पहले ए बीट का करता है ना, एक एक पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां से कितनी लाइंस पास ऑन हो सकती है। तो अब देखो मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ ना उतनी लाइंस में यहाँ से पास ऑन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई नंबर फिक्स है ही नहीं। देखो एक ही पॉइंट से मैं कितनी सारी लाइंस जो है वो निकाल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स के अनगिनत, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, थ्रू वन गिवन पॉइंट। अच्छा, सेकंड बिट की बात करते, टू गिवन पॉइंट से कितनी होगी। अच्छा, दो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे एक और यहाँ पर एक, तो इन दो में से तो कितनी लाइंस होगी, एक ही लाइन पास हो पाएगी, है ना। दोनों ही पॉइंट आ जाने चाहिए, तो वैसे में तो कैसा होगा, एक ही लाइन आ पाएगी ना। देखो अगर मैं किसी भी एंगल से इसको रखता हूं, तो दो पॉइंट से मैं कितनी लाइन पास कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं, है ना। दोनों पॉइंट आ जाए वहां पर से हम लोग को अगर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट।
ठीक है, वन गिवन पॉइंट पे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर में जो है हमें लाइंस की मार्किंग दी गई है। ओके, यहाँ पर लाइंस है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट के मार्किंग्स दी गई है। ओके, यस, लाइन की मार्किंग्स है ऐसे। ओके, तो इसके ऊपर पहले हम लोग ड्रॉ कर देते ताकि हमें पता चले कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पे बात आती है लाइन की, तो हमें पता है कि लाइन कैसी होगी। हमें अब सबके रफ फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले तो ए वाले के कर लेते हैं। चलो, ए वाले को एक्सटेंड कर दिया। अब कौन सी लाइन है, तो ये है ए और ये ए बी है, तो ये ए बी कर दिया। और क्या बोला है, पी पॉइंट पी जो है लाइस होना चाहिए ए और बी पे। तो ये जो लाइन बनी है ए बी, इसके ऊपर कहीं पर भी आप जो है पी डॉट करके मीन्स पॉइंट करके आप पी को बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया ए का रफ फिगर। बी में क्या बोला है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो एक्स वाई एक अलग लाइन है ना, एक्स वाई एक अलग लाइन है, एक्स और वाई, और इंटरसेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे को कट करना है ना। तो एक्स वाई अगर हमने ऐसा कर दिया तो पी क्यू हम लोग को उसको कहीं ना कहीं से काटना होगा, इंटरसेक्ट करना होगा। तो ये पी क्यू हो गया। अब वो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे मिल रही है ना। तो इसे हमें क्या नेम देना है, इसे देना है एफ। हो गया। अभी सी वाले का देख लेते हैं। सी में क्या बोला है, लाइन एल। अच्छा, लाइन एल की जब बात करते हैं ना, तो क्या होता है ना, देखो ऐसे करके ऐसे लाइन कर ली। अब यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, इस पूरी लाइन का नाम ही एल हो गया। ठीक है, तो एल अब क्या, कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। तो ई और एफ जो है इस लाइन पे होंगे, तो हम लोग कहीं पे भी पॉइंट, दो पॉइंट डाल के ई और एफ लिख देना है। लेकिन डी क्या बोला है, डी जो है वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, तो उसके कहीं पे भी साइड में आप थोड़ी सी दूरी पे डी को ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट करके डी बता दो। तो ये देखो ई और एफ जो लाइन एल पे आ गया, और डी जो है उसके ऊपर नहीं है, उस लाइन में वो कंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डी पे आते हैं। डी बीट क्या कह रहा है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। मीट एट ओ मींस अगेन एक इंटरसेक्शन का ही बात हो गया है। ठीक है, तो कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो लेकिन व्हाट इज द कॉमन, ओपी भी है और ओ क्यू भी है, मतलब एक कॉमन जगह से जो है ओ क्या होगा, ओ एक कॉमन पॉइंट होगा दोनों ही लाइन के लिए, है ना। तो अगर मैं यहां से पहले हमें ओ ड्रॉ कर देना है, और फिर एक लाइन में इसको यहां से निकालूंगा, और एक लाइन जो है उसको मैं यहां से ऐसे निकालूंगा। अब जो है, तो ये दो लाइन क्या हो गई मीट। अब लेकिन क्या होना था, ओ पी होना था, है ना। तो इस साइड में एक और पॉइंट डाल दो पी, और ये ओ क्यू होना था, तो इस साइड पे एक और पॉइंट डाल दो क्यू। तो ये जो फिगर है कुछ इस तरह का आएगा। तो ओ पी और ओ क्यू दोनों ही मीट भी कहां पर हो रही है, ओ पर मीट हो रही है। तो इस हिसाब से कुछ रफ फिगर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ट्रू और फॉल्स की बात आ जाती है। इस ये जो लाइन दी गई है हमें नीचे में, ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ से हमें जो है लेना है और इसके आंसर्स देने हैं, इसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। एम एन जो लाइन है उसके ऊपर ये सारे ही पॉइंट्स हो रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, ये पूरी की पूरी ही तो लाइन है और उसी के ऊपर सारे ही पॉइंट आ रहे हैं। क्यू भी उस पे आ रहा है, एम भी उस पे आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, पी भी आ रहा है। तो एम एन, इस लाइन के बहुत सारे नाम हम लोग दे सकते हैं। एम एन बोल सकते हैं, ओपी बोल सकते हैं, एनएम बोल सकते हैं, पीओ बोल सकते हैं, क्यूओ बोल सकते हैं, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स क्या एक स्ट्रेट लाइन में है ना। तो उस लाइन का हम लोग जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो इन्होंने एमएन दिया है, तो ये ऑफ कोर्स ये सारे के सारे पॉइंट जो है इस पे लाई हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया ट्रू। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब देखो ऊपर वाले में लाइन था, तो लाइन पे तो पूरे आ जाएंगे, लेकिन जब लाइन सेगमेंट की बात होती है, तो लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स में देखना है। एंड पॉइंट्स तक के अंदर के ही चीजें हमें लेनी है। तो अगर एम यहां पर है, एन यहां पर है ना, तो ये एन है, ये एम है, और ओ क्या है, उन दोनों के बीच में ही आ रहा है। मींस दो एंड पॉइंट के बीच में ही वो अल्फाबेट भी आ जा रहा है, वो पॉइंट भी आ जा रहा है।
तो लाइन सेगमेंट है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में ही आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है तो ये ट्रू है। अगर ओ जो है यहाँ पे बाहर पे आता तो लाइन सेगमेंट में ये चीजें ट्रू नहीं होती, लाइन में बाहर के पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, मींस के उस लाइन के बाहर एम और एन के आजू बाजू वाले पॉइंट्स भी हमने इंक्लूड किए, लेकिन लाइन सेगमेंट में ये चीज नहीं होगी। लाइन सेगमेंट में अंदर के उन दो एंड पॉइंट्स के अंदर के ही पॉइंट्स को हम लोग लेंगे, बस बाहर के पॉइंट्स को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद M and N are endpoints of line segment MN. Yes, of course. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे लाइन सेगमेंट को नेम क्या दिया, M और N दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों क्या हो गए, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हो गए। O and N are एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब लाइन सेगमेंट OP बोला है तो O और P एंड पॉइंट होके, ना कि O एंड N। एन यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं होगा, एन तो क्या है उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद M is the one of the end point of the line segment QO। लाइन सेगमेंट Q और O बोला है तो एंड पॉइंट भी क्या होंगे, Q और O ही होंगे। M कहां से आ गया भाई, M एंड पॉइंट पे तो आएगा ही नहीं, Q और O के बीच में आ रहा है, वो एंड पॉइंट नहीं है, वो तो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद M is a point on ray OP। अच्छा OP अगर रे है, ठीक है, तो इसको ऐसे मैं करूं, अब यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, लेकिन M कहाँ है, M तो रे के पीछे की साइड में, यहाँ पे कहीं पे लाई हो रहा है, तो OP रे के ऊपर तो वो अंदर तो वो आ ही नहीं रहा है, तो अगेन F भी क्या हो जाएगा, F भी फॉल्स हो जाएगा। अच्छा रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP। अच्छा यहाँ पे दोनों में ही क्या दिया है, OP दिया हुआ है ना। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP, क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स। एक में चलो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स अगर OP है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, आई थिंक PO होना चाहिए था, ठीक है, PO, ठीक है, इस वाले को हम लोग जो है PO कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं करना था, ओके इस वाले पे है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे PO होगा, एक रे को हम लोग PO कर देते हैं, तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो रे OP, अच्छा OP तो ऐसा बनेगा, लेकिन PO कैसा बनेगा, तो P यहाँ से और ये इस साइड में, तो P एंड पॉइंट होगा यहाँ पे और O जो है यहाँ पे आएगा, है ना, तो यहाँ पे एंड पॉइंट O हो रहा है और PO में OP में ये हो रहा है और PO में एंड पॉइंट P हो रहा है, तो दोनों के एंड पॉइंट अलग अलग है, तो यस ये ट्रू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एंड पॉइंट्स अलग अलग मिल रहे, तो दोनों रे भी तो अलग अलग हो गई। रे OP इज सेम एज रे OM। अब O और P यहाँ पे है, OM इस साइड है, ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, दोनों में वर्ड अल्फाबेट चेंज हो रहा है, एक में P आ रहा है, एक में M आ रहा है, भले ही एंड पॉइंट O है, लेकिन अंदर वाला टर्म तो क्या है, अलग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। OM जो है, OM इस साइड है, OP इस साइड है, ये तो अपोजिट है, तो हाउ कैन यू से इट इज नॉट अपोजिट, है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये हो जाएगा फॉल्स। O is not an initial point of NP and NM। NP और NM जो लाइन है उसके इनिशियल पॉइंट नहीं है ये O। NP की अगर बात करें और NM की बात करें, और ये क्या है, ये लाइंस है, ठीक है, ये है ना लाइंस है, तो लाइंस में तो अगर NP का देखे तो यहाँ पर है और NM का देखे तो यहाँ पर है, तो इट इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिए हुए, यस ओके, पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सेल, और लाइन सेगमेंट्स में तो क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गए ना, NP और NM दोनों ही एंड पॉइंट हो गए, तो वो उसका क्या है, इनिशियल तो है ही नहीं, है ना, ये लाइन सेगमेंट के साथ डील कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओनली एंड ओनली लाइंस आएगी, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों का एंड पॉइंट्स क्या हो गया, एक का N और P है, तो O तो इनिशियल हुआ ही नहीं, NM है, तो यहाँ पे भी इनिशियल नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके
चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 4.2. 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज. ठीक है, कौन से कर्व्स जो यहाँ पे बने हुए, कर्व्स मतलब कि क्या है कि जो ऐसे लाइंस है ना, ये लाइंस है, ये जो यहाँ पे डिजाइन दी गई है, इसमें से कौन से ओपन है और कौन से क्लोज है. तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक इस चैप्टर का, है ना. तो फर्स्ट वन हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से क्या है, पैक नहीं है ना, जेड ऐसा बना हुआ है. तो ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये ओपन हो गया. तो इसको हम लोग लिख देंगे ओपन कर्व. अच्छा, सेकंड वन क्या है, पैक्ड है ना, कहीं से भी ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है. देखो ये जो लाइंस है इसके अंदर यहाँ पे पूरी ये एरिया कवर है ना, ये जगह कवर की हुई है, पूरी पैक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड कर्व. अच्छा, उसके बाद वाला कैसा है, उसके बाद वाला यहाँ से ओपन है, ये पूरा पैक होता तो इसको क्लोज लिखते, लेकिन ये खुला है तो ये क्या हो गया, ओपन कर्व. उसके बाद ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो हमेशा क्या है, एक क्लोज कर्व में आएगा, है ना, क्लोज कर्व. और उसके बाद एक इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, फोर साइड से, तो ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बना हुआ है, तो ये भी क्या है, क्लोज ही है ना. तो ये भी आ जाएगा क्लोज्ड कर्व में, राइट. चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग. एक ओपन कर्व हमें बनाना है. ठीक है, ओपन कर्व्स के लिए बनाना है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, ओपन बनाना है ओपनली. तो मैंने ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर दिया, एक ये हो गया, एक ऐसा हो गया. देखो ये ओपन है ना, यहाँ से ओपन है, क्लोज नहीं करना है हमें, कोई भी चीजों को हमें क्लोज नहीं करना है. तो आप ऐसे जो भी है तीन चार ऐसे डायग्राम्स जो है वो बना सकते हो. ठीक है, ये पूरा का पूरा कर्व होके भी ये क्या है, यहाँ पे मैंने ओपन रखा है. क्लोज कर्व की बात करते तो क्लोज कर्व में आप बना सकते हैं, एक तो हो गया सर्कल बना दिया, है ना, उसके बाद ट्रायंगल बना दिया. क्लोज मीन्स पूरी तरीके से वो पैक ही होना चाहिए, है ना. एक कोई मैंने ऐसा शेप बना दिया, ये जो है ओके, राइट, ओके. और भी अगर चाहे तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, है ना, जो कि पैक हो, एक स्क्वायर बना सकते हो आप. तो जो भी आपको अच्छे लगे वैसे आप डायग्राम बना सकते हो. ये कुछ ओपन कर्व्स के और ये कुछ क्लोज कर्व के एग्जांपल्स हो गए, राइट. चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, यहाँ पर देखो, ड्रॉ, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ड्रॉ पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर. अब सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि पॉलीगॉन मतलब क्या होता है. इन ज्योमेट्री अ पॉलीगॉन इज अ प्लेन फिगर दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस कि हम लोग उन लाइंस को गिन सकते हैं. ठीक है, काउंटेबल लाइंस के साथ जो भी एक क्लोज फिगर बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस को यूज करके, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन या फिर पॉलीगॉन चेन. ठीक है, ये सारे ही सारे क्या है, ये पॉलीगॉन्स है, राइट. अब आप इसमें से चाहे तो कोई भी एक पॉलीगॉन का जो भी है इमेज बना सकते हैं और उनको नेम देकर उनको लिख सकते हैं. जैसे कि अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं, पेंटागन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके नेम दे देने, जहां जहां पर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जहां जहां पे दो लाइंस मैच हो रही है, तो ए बी सी डी और ई. तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगॉन हो गया. तो इसको हम नेमिंग कैसे लिखते हैं, तो पॉलीगॉन ए बी सी डी और ई. तो ये हो गया, है ना. आप इसमें से कोई भी एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं. पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया ज्योमेट्री के हिसाब से, एक प्लेन फिगर जिसके फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज हुए हो. ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन हम लोग स्ट्रेट लाइन से यूज करके उसको जोड़ के एक क्लोज फिगर बनाते हैं. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉन चेन या फिर पॉलीगॉन कहते हैं. ठीक है, ओके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Consider the given figure and answer the following. Is it a curve? क्या ये कर्व है, तो यस. देखो यहाँ से टर्निंग ले रहा है ना, कर्व तो है ये, यस, है ना, यस इट इज कर्व, यस इट इज कर्व. ओके, उसके अलावा इज इट अ क्लोज, यस, ये कहीं से भी ओपन नहीं है, यस इट इज अ क्लोज्ड फिगर. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि illustrate if possible each of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon. ऐसा एक क्लोज कर्व बनाना है जो कि पॉलीगॉन ना हो. अब पॉलीगॉन का क्या डेफिनेशन था कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स यूज करके ही, स्ट्रेट लाइंस को ही यूज करके जो एक क्लोज फिगर बनता है वही पॉलीगॉन होता है. लेकिन हमें अभी क्लोज कर्व फिगर चाहिए
जो कि पॉलीगॉन भी नहीं है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही कोई भी रफली विदाउट एनी स्ट्रेट लाइन आप जो है एक ड्रॉ कर दो तो ये क्लोज फिगर हो गया विद द कर्व हो गया, और ये पॉलीगॉन भी नहीं कहलाएगा। पॉलीगॉन में तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस ही आती है, इसमें हमने स्ट्रेट लाइंस यूज नहीं की। उसके बाद an open curve made up of entirely of line segments। line segments मींस के स्ट्रेट लाइंस को ही यूज करके एक ओपन कर्व बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ड्रॉ करना, टी शेप को ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया, एक ओपन कर्व हो गया है ना। ये क्लोज तो है नहीं, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, ऊपर में भी ओपन है, हर जगह से क्या है, ओपन ही है, तो ये हो गया। अच्छा, अब पॉलीगॉन विद टू साइड्स। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन का डेफिनेशन फिर से एक बार याद करवाता हूँ। लाइन सेगमेंट यूज होते हैं स्ट्रेट लाइन से, और क्या होना चाहिए, साथ ही में क्लोज्ड भी होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन के साथ वो फिगर क्लोज भी होना चाहिए। अब टू साइड्स, सिर्फ दो लाइन सेगमेंट्स को यूज करके क्या पॉलीगॉन बनेगा? एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो लाइन सेगमेंट तो यूज कर लिए, लेकिन ये क्लोज हुआ क्या? क्लोज नहीं हुआ, तो ये तो खुला का खुला रह गया। तो जब तक वो क्लोज फिगर नहीं बनता है तब तक उसको हम लोग कंसीडर भी नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस भी यूज होनी चाहिए और फिगर भी क्लोज बनना चाहिए। तो दो लाइन सेगमेंट्स को यूज करके तो पॉलीगॉन नहीं बन रहा है, क्योंकि क्लोज फिगर नहीं मिला है ना। सो अ पॉलीगॉन विद टू साइड्स, नो। पॉलीगॉन with two sides cannot be drawn। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले अगेन एक ज्योमेट्रिकल चीजें आपको मैं बता दूं। अच्छा, इन एन ज्योमेट्री एंगल, एंगल नाम का वर्ड हमने पहले भी देखा हुआ है ना, 5th स्टैंडर्ड में भी हमने देखे थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सारे टाइप्स के एंगल्स वहां पे आए थे। तो एंगल फॉर्म कब होता है कि जब टू रेज एक सिंगल पॉइंट से निकलती है, दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में एक सिंगल पॉइंट से निकलती है, तो उसके बीच में जो गैप फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंगल। और जो ये पॉइंट है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स, जहां से दो रेज निकल रही है। तो ये रे 1 हो गया और ये रे 2 हो गया, है ना, और उसके बीच में मिलता है एंगल। तो इसी से रिलेटेड हमारे कुछ आगे जाके क्वेश्चंस आने वाले, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टली आपको इसको समझा दिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.3 का। नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। अब देखो, जहां जहां पर टू लाइन सेगमेंट्स मीट हो रहे हैं ना, वहां वहां पे एंगल बनेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयर आर 4 angles in given figures। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं? तो एंगल, अब देखो ये वाला एंगल अगर लिखना है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में है ना, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो यहाँ के पॉइंट्स को देखो, अब कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है वो बी पर, है ना। तो बी बीच में आएगा, और यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो ए बी और सी, तो एंगल ए बी सी ऐसे होगा। ठीक है, चलो बी लिख लिया, अभी सी को लिखना है, तो सी यहां पर है, तो बी सी और डी, तो बी सी एंड डी। उसके बाद डी पे बन रहा है, तो सी डी और ए, तो एंगल सी डी और ए। उसके बाद ए पर बन रहा है, तो यहां से डी ए एंड बी, सो फोर्थ एंगल डी ए एंड बी। तो इस तरीके से हमें जो है इनके नेमिंग देने होते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। अच्छा, गिवन फिगर है यहाँ पे, चलो पहले फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पर D है, यहाँ से एक और रे जा रहा है जिसके ऊपर है B और E है, और यहाँ पर कहीं पे एक A पॉइंट भी है, और यहाँ पर से एक और रे जा रही है जिसको F दिया हुआ है, कॉमन पॉइंट को उन्होंने दिया हुआ है O, और यहाँ पे है एक पॉइंट C बाहर के साइड। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट बिट क्या कह रहा है? फर्स्ट बिट में हमें कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ DOE। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जो कि इंटीरियर ऑफ DOE। अब DOE वाले अगर एंगल की बात करें, ये एंगल्स है, ठीक है, एंगल DOE के अंदर इंटीरियर में एक पॉइंट होना चाहिए, तो कौन सा है? यहाँ पे तो क्या है? पॉइंट A है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज A, है ना। फिर B में क्या है? पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ EOF, पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ एंगल EO और F। तो EOF वाला, ये वाले एंगल के एक्सटीरियर मींस के बाहर के साइड में, तो वहां पे क्या है? पॉइंट CB है। उसके अलावा देखो इस साइड से अगर बात करें तो पॉइंट DB तो इस एंगल के बाहर ही है, तो A भी आ सकता है। और ये D की बात करें तो ये भी तो इस एंगल के बाहर की साइड में है ना। ये एंगल तो कहां से है? यहां से लेके ये पार्ट पर ही है ना। तो ये वाला D भी क्या आएगा? बाहर का पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? पॉइंट्स ऑन एंगल EOF। तो EOF इस वाले पे कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 एंड 4 पॉइंट। तो ये चारों के चारों आ जाएंगे। तो E B O एंड F। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट बना लेते हैं, है ना। एक पॉइंट हो गया, इसको मैंने दे दिया O। अब कितने एंगल्स चाहिए? तो 2 एंगल्स चाहिए। तो एक ये बन गया हमारा एक एंगल, है ना। इसको यहाँ पे नेम दे देते, इस रे को A, यहाँ पे आ गया B। और कितने एंगल्स चाहिए? 1 पॉइंट में से 2 एंगल्स निकलने चाहिए ना। तो यहाँ पे एक और आ गया C। तो ये कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए था? 1 कॉमन पॉइंट। तो 1 कॉमन पॉइंट कौन सा आ गया? O। और एंगल 2 बने, एक तो ये AOB, एंगल AONB, और दूसरा क्या बना? BOC, एंगल BONC। तो देखो कॉमन पॉइंट आया दोनों में, एक ही कॉमन पॉइंट आया, और एंगल भी हमें कितने मिले? 2 मिले। ठीक है। सेकंड में क्या है? 2 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 पॉइंट्स इन कॉमन होने चाहिए। ठीक है, चलो सेम डायग्राम आएगा। क्यों सेम आएगा? देखो, नाउ दिस इज O, यहाँ पर दे दिया A, यहाँ पे दे दिया B, यहाँ पे दे दिया C। ये एंगल 1, ये एंगल 2। और देखो एंगल AOB यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे एंगल BOC लिखा। अब देखो O तो पहले से कॉमन था, एक सिंगल पॉइंट। उसके अलावा देखो क्या कॉमन आ रहा है? B भी तो पॉइंट, B भी तो कॉमन आ रहा है। तो 2 पॉइंट कॉमन, 2 एंगल भी आ गए। तो ये अगेन सेम फिगर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या बोला है? 3 पॉइंट्स कॉमन में होने चाहिए। कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट शुड बी इन द कॉमन। चलो तो एक यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, नाउ सी व्हाट हैज हैपनिंग। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या हो गया? यहाँ पे अभी आ गया ये हमारे पास। अब इसको नेमिंग दे देते हैं, है ना। O, फिर से A B एंड C। और ये एक एंगल था और ये दूसरा एंगल था। अच्छा, 3 पॉइंट्स इन कॉमन चाहिए। अच्छा, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो देखो ऑलरेडी 2 पॉइंट्स तो आ ही रहा है ना कॉमन। क्या क्या आ रहा था? यहाँ पे AOB और यहाँ पे BOC। तो OB और BO तो कॉमन ही है। अब क्या कहे? तीसरा भी चाहिए। तो कॉमन कौन सी वाली रे आ रही है? कॉमन रे आ रही है OB। तो
OB पे एक और यहाँ पे पॉइंट आप लिख दो, पॉइंट M डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं ना दोनों में ही। देखो रेस के साथ ही हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट तो क्या है एक और आ रहा है, तो वो भी क्या होगा इंक्लूड तो हो ही जाएगा उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 पॉइंट्स के साथ कॉमन हो गया। अगेन 4 पॉइंट्स के साथ काम करना है तो क्या होगा 4 पॉइंट्स के साथ 2 एंगल्स चाहिए, तो सेम वे में अब हम क्या करेंगे, कॉमन वाली जो रे है ना जो OB उस पे एक और पॉइंट ले लो, तो हो गया काम हमारा खत्म। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले M लिया था तो इसको N दे देते हैं। तो अभी देखो 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स क्या आ गए कॉमन आ गए एंगल AOB में और यहाँ पर एंगल BOC में, है ना। वन रे इन कॉमन, तो ऑलरेडी हम लोग तो ड्रॉ ही उस हिसाब से कर रहे थे कि हर बार हमें क्या मिल रहा था, वन रे जो है वो कॉमन मिल रही थी, है ना। कौन सी, तो ये B वाली ABNC। तो यहाँ पे एंगल तो ये वाला क्या था एंगल AOB था और नीचे वाला एंगल BOC था, जिसके अंदर रे OB जो है क्या आ रही थी कॉमन आ रही थी। तो इस हिसाब से आपके जो है डायग्राम्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, let us move to exercise 4.4. Draw a rough sketch of a triangle ABC, mark a point interior and mark a point Q exterior. अच्छा, एक ट्रायंगल बना दिया रफली, ठीक है। आप स्केल से बनाना ताकि आपका जो है अच्छे से स्ट्रेट आए, है ना। इसको मैंने नेम दे दिया A B एंड C। अब क्या बोला था इंटीरियर पे मींस उसके अंदर पे एक पॉइंट B और एक्सटीरियर मींस के बाहर के साइड में एक पॉइंट Q होना चाहिए। इज द पॉइंट A इन द एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अच्छा, जो पॉइंट A है यहाँ पे ये इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में ये बताना है। लेकिन ये क्या पर है, जब हमने एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो जब दो लाइन सेगमेंट एक जगह पे एंगल बनने के लिए ऐसे हो या ऐसे हो एंगल बनने के लिए तो यहाँ पे होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो A जो है वो तो ना ही इंटीरियर पे है ना ही एक्सटीरियर पे है, बल्कि वो तो क्या है वर्टेक्स है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे neither A is neither interior of the figure nor exterior of the figure, but it is a vertex. Okay, it is a vertex, right? चलो, let us move to the next one. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ओके, 3 ट्रायंगल्स, ये एक पूरा फिगर दिया इसमें से 3 ट्रायंगल हमें बताना है ना। तो कौन कौन से आएंगे 3 ट्रायंगल्स, चलो इसको अलग अगर मैं कर दूं तो एक तो क्या मिलेगा, एक ऐसा कुछ मिलेगा A B और D। दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा तो पूरा का पूरा ट्रायंगल एक तो आ जाएगा, है ना, A B और C। और तीसरा क्या आएगा इस साइड वाला जो कि क्या बन रहा है हमारा A D और C। ठीक है, आप स्केल से करोगे तो वो एग्जैक्टली आएगा। तो यहाँ पे हमें 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से मिले, अब इसको सिंबॉलिकली हम बता सकते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADNC। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स के हमें नाम बताने हैं। कौन कौन से होंगे, देखो 1 एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बना, फिर एक इस साइड, फिर एक इस साइड, फिर एक इस साइड। अच्छा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि यहाँ पे हमें कितने बोले हैं 7 बोले हैं। तो और एक एंगल क्या होगा, और एक एंगल ना जब पूरा कंप्लीट वाले में इसको लेके करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कंप्लीट में करेंगे, मींस कि जब सिर्फ और सिर्फ मान लो कि ये वाला ही है ABC वाला, ठीक है। अब पहले तो जो 6 मिला है ना उसको लिख लेते हैं फिर उसका करते हैं, है ना। तो पहला क्या हो गया ABD, एंगल ABD, उसके बाद एंगल BAD, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद हम लोग इसका लिख रहे हैं, ठीक है, BAD। उसके बाद एंगल इस साइड का D का लिखना है तो ADB, उसके बाद
ये वाला लिखना है तो DAC, एंगल DAC। उसके बाद ये वाला लिखना है तो ADC, एंगल ADC। उसके बाद ये वाला लिखना है तो ACD, एंगल AC और D। अब क्या होगा, अगर ये दो थे ना, अब ये पूरा ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा एक एंगल होगा, है ना। तो इसका क्या बनेगा, BAC। सो एंगल BAC। तो और चाहे तो ये एंगल, तो ये और ये दोनों एंगल तो आ गए हैं, है ना। तो ये इस हिसाब से ये हमारा 7th एंगल बना, जो कि ये पूरा मिला के बना। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको 7 एंगल्स मिलेंगे। राइट द नेम्स ऑफ, यहाँ पे 6, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग एरर होगा, आई थिंक 6 लाइन सेगमेंट्स होगी। यस, 6 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मीन्स क्या है, लाइन सेगमेंट मीन्स के जिसके दो दो एंड पॉइंट्स हो, तो एक लाइन, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये वाली भी पूरी की पूरी भी तो आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है देखो, AB, उसके बाद AC, उसके बाद AD, उसके बाद BD, उसके बाद DC, और उसके बाद लास्ट वाली जो नीचे की पूरी लाइन, अगेन एक BC भी तो एक लाइन सेगमेंट है ना। तो इस हिसाब से हमें मिल गए 6 लाइन सेगमेंट्स। Which two triangles have B as common? कौन से दो ट्रायंगल में B कॉमन आया, तो कॉमन तो एक तो ये वाले में पहला ही, ABD में तो कॉमन है ही ना, ABD में तो B है ही। उसके बाद कौन सा वाला, पूरा वाला, दो ट्रायंगल AB और C में भी जो है वो कॉमन आ रहा है, राइट। सो ट्रायंगल्स हैव इन कॉमन B इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कहता है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर मींस क्या है, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर या क्लोज पॉलीगॉन कह सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है कुछ इस तरीके का। अब इसका नेम क्या देने बोला है, तो इसका नेम देने बोला है 4 पॉइंट पे PQRS, नेम दे दिया। उसके बाद क्या बोला, डायगोनल, तो डायगोनल जो है आपकी कुछ इस हिसाब से यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, जो अक्रॉस द लाइन हम लोग जो स्लैंटिंग लाइंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स के साथ खींचते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल्स। अच्छा ये कर लिया। अब क्या पूछा है कि जो डायगोनल हुए उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अच्छा वो इंटरसेक्ट का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसको हमने दे दिया पॉइंट O, है ना। तो ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर या एक्सटीरियर, क्वाड्रिलेटर के अंदर है कि बाहर है, तो ये तो क्या है, अंदर है। सो डायगोनल, ये यहां से यह ज्वाइंट हुआ ना, तो PR, और दूसरा डायगोनल क्या है, SQ, डायगोनल SQ मीट एट O, मीट एट O, है ना, which is interior, or we can say inside the quadrilateral। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, तो वो क्या है, इनसाइड है, अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अच्छा पहले अगेन एक रफ KLMN, चलो ये रफली ड्रॉ कर लिया हमने, KLMN। अब क्या पूछा है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होगी, तो एक तो KL अपोजिट है NM के, तो KL एंड MN, और क्या हो सकती है, और क्या होगी, हाँ, और एक ऊपर वाली KN एंड LM, है ना, ये इसके अपोजिट लाइंस है और ये वाली इसके अपोजिट है, ये हो गई। अच्छा, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल, कौन सा एंगल किसके अपोजिट है, तो ये K अपोजिट है किसके, M के, और ये N अपोजिट है किसके, L के। तो K
एंड एंगल M और एंगल L एंड एंगल N, ये अपोजिट्स हो गए। अच्छा, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड क्या है, मतलब एक की साइड में एक, तो या एक ही कॉमन पॉइंट से निकली हुई दो लाइंस है ना। तो यहाँ पे अगर K की बात करें तो KN और KL, तो ये दोनों एडजेसेंट होगी, तो KL एंड KN। उसके अलावा दूसरी क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ की बात कर सकते हैं, यहाँ से चलो M को अगर कॉमन लेते तो MN और LM, तो LM एंड MN है ना कॉमन से, तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट हो गई। उसके बाद पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल में साइड साइड में, तो साइड साइड में क्या है, के एल के साइड में, एम एन के साइड में है ना, तो ये लिख सकते हो एंगल के एंड एंगल एल, और वहीं पे एंगल एल एंड एंगल एम भी लिख सकते हो है ना। तो ये क्या आ गया, एडजेसेंट, साइड बाय साइड है ना। तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स, राइट। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर एक यूजिंग आपको स्ट्रिप्स करनी है, फास्टेनर मींस क्या है, स्क्रूज को यूज कर सकते हैं आप। स्क्रूज को यूज करके आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप आप बनाओगे, और दूसरी में आप जो है क्वाड्रिलेटरल शेप टाइप का बनाओगे। अच्छा, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट वन वर्टेक्स, एक पॉइंट से ना इसको अंदर की साइड आपको क्या करना है, प्रेस करना। इसको यहाँ से करते हैं और इसको यहाँ से करना, ठीक है। तो do the same to the quadrilateral, is the triangle distorted, distorted means क्या, ट्रायंगल टूटता है, ठीक है, अलग अलग होता है या फैलता है। तो आप देखोगे कि जब आप इसको स्ट्रिप्स के साथ करोगे या फिर स्क्रू ड्राइवर्स को चिपका के करोगे ना, तो जो ट्रायंगल है ना वो क्या होगा, वो फैलेगा नहीं, वो ऐसे का ऐसा नीचे धंसता जाएगा, उसका शेप खराब नहीं होगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जो शेप है वो क्या होगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यूजिंग द स्ट्रिप एंड फास्टनर अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल आर मेड, ठीक है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को हमने बनाया। on pushing inward at any one vertex of the triangle we find that the triangle is not distorted, ट्रायंगल जो है वो डिसऑर्डेड नहीं हो रहा है, एक वर्टेक्स को हम लोग कहीं से भी अगर उसको प्रेस करें। लेकिन क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो डिसऑर्डेड मिलेगा, वो फैल रहा होगा। और ऑल्सो अब उसका चेंज नहीं हो रहा है ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल को हम क्या मानेंगे, रिजिड मानेंगे, है ना, उसका शेप एज इट इज रह रहा है तो उसको रिजिड मानेंगे। thus we use triangular shape, इसीलिए हम लोग जो है ट्रायंगुलर शेप्स के ही इलेक्ट्रिक पोल टावर्स लगाते हैं। और वो क्या होता है, वो अगर उसके ऊपर प्रेशर भी आता है तो भी वो क्या होता है, वो शेप एज इट इज रहता है, अंदर धंसते जाएगा लेकिन उसकी शेप में कोई खराबी नहीं आएगी, वो टूटेगा नहीं, है ना। तो वो जो है वो एज इट इज रहेगा। जबकि अगर हम लोग उसको स्क्वायर शेप या क्वाड्रिलेटरल शेप में देते हैं तो क्या होता है, वो जो है उसका जो भी फिगर है वो क्या होता है, लेआउट उसका खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है कि वो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी किसी भी एक साइड के वर्टेक्स पे अगर प्रेशर आता भी है तो भी उसकी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो कौन से शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ओके चलिए, अब जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग है प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, देखो स्ट्रिप्स और फास्टेनर्स यूज करने के लिए कहा था हमने, यहाँ पे फास्टेनर से मैंने एक ट्रायंगल शेप दिया है और एक जो है क्वाड्रिलेटरल शेप दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जैक्ट इनका बेसिक पॉइंट क्या था यहाँ पे कि क्यों हम लोग जो है ट्रायंगुलर शेप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टावर्स के अंदर में, और कैसे ये रिजिड है। रिजिड मीन्स के वो एज इट इज ही फॉर्म में रहता है, डिसऑर्डेड नहीं होता है, उसका शेप चेंज नहीं करता है। क्यों ये है, देखो अभी इसको ना ध्यान से देखना, ओके। मैं अभी जो चीज कर रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले जो मैं है ट्रायंगल शेप वाले को लेता हूं, ठीक है, ट्रायंगल शेप को मैं ले रहा हूं और इसको देखे, ये यहां पर से मैं एक साइड से पॉइंट से इसको जो है मैं प्रेशर डालूंगा, ठीक है, इस पे मैं प्रेशर डालूंगा तो देखना कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं नीचे कैसा रहता है, देखो इलेक्ट्रिक पोल है तो ढसा हुआ है, तो नीचे से भी उसको प्रेशर तो मिलेगा, है ना। और मैं ऊपर से इसको अगर प्रेशर कर रहा हूं तो यू कैन सी दिस इज रिजिड। जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगुलर शेप में मैं
इसको कितना भी प्रेशर कर ले रहा हूँ लेकिन फिर भी इसका जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर ही है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितना प्रेशर इस पे डाल रहा हूँ, ओके, एक पॉइंट से, तो इसका शेप जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में ही एज इट इज रहा। अब बारी आती है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में भी मैं यहाँ से प्रेशर देता हूँ नीचे से, और इसका एक एंड पॉइंट से मैं इसको, यहाँ से मैं इसको बैलेंस करता हूँ और यहाँ से मैं प्रेशर दे रहा हूँ इस एंड पॉइंट से, ठीक है। अब देखिएगा ये ऐसा शेप है, एज सुन एज इस पे प्रेशर आता है ये क्या हो गया, देखो सब कुछ तहस नहस हो गया है ना। इसीलिए यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो क्या होते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं और ना कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बनाए जाते हैं। यही हमारा जो क्वेश्चन था कि क्यों हम लोग ट्रायंगुलर शेप यूज करते हैं, क्यों ट्रायंगल जो है वो रिजिड है, ठीक है। होप आपको इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस क्वेश्चन में मिला होगा। ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सर्कल्स के समझने जरूरी है। तो सबसे पहला तो क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके उसके किसी भी एक पॉइंट पे जो कि सर्कल का आउटर बाउंड्री है उसके साथ का डिस्टेंस। ये पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस जो कहलाता है वो कहलाता है रेडियस, और उसको जो है हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सेक्टर क्या है, देखो ये जो शेडेड पार्ट है ब्लैक कलर का, ठीक है, सेंटर से लेकर जब दो रेडियस ड्रॉ किए जाते हैं, दो रेडियस बनाया गया है, ठीक है, सेंटर से लेके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको मैं दे दूं ए ओ और यहाँ पे बी। तो दो रेडियस लाइन के बीच का जो छोटा पार्ट आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं, ठीक है, ये सेक्टर कहलाता है। ओके, अगेन यहाँ पे ना इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है जो कि आपके हायर स्टैंडर्ड में आएगा। अब ये छोटा पार्ट है तो इसको कहेंगे सेक्टर, और ये जो बड़ा पार्ट है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। ओके, उसके बाद सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट ऐसा है, अच्छा सेगमेंट से पहले ना कॉर्ड को समझ लेते हैं। देखो कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड है, ये जो है, ये जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि सेंटर से पास नहीं होती है, उसकी कम डिस्टेंस है, मीन सेंटर से पास नहीं होके कहीं से भी एक सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की बाउंड्री तक में ये टच किया जाता है, लेकिन ये जो है सेंटर से पास नहीं होगा। सेंटर से पास होगा तब भी ये कॉर्ड रहेगा, लेकिन उस कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर, और वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये शॉर्टेस्ट जो सारे होते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड कहेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहेंगे, डायमीटर को कहेंगे, जो कि क्या है, यहां से लेके यहां तक, मींस कि ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और वो पास कहाँ से होता है, सेंटर से। तो ये भी कॉर्ड है और ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। उसके अलावा जो है ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, छोटे कॉर्ड्स आएंगे, इनको कॉर्ड्स कहा जाएगा। अब जो कॉर्ड के अंदर का जो पार्ट आता है, ठीक है, जितना शेडेड ड्राइंग जाता है, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। और जो कॉर्ड के जो यहाँ के जो बाहर का जो ये पार्ट है ना, ये वाला आउटर बाउंड्री, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं आर्क। ओके, ये कहा जाता है आर्क। सरकमफ्रेंस मींस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसकी जो भी लंबाई होगी बाहर की आउटर रिंग की, उसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। टेंजेंट क्या है, सर्कल के किसी भी आउटर बाउंड्री के एक पॉइंट पे टच होते हुए निकलेगा एक लाइन, उसे कहते हैं टेंजेंट। तो ये लाइन जो है वो क्या है, टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। ये हायर क्लासेस के लिए आएगा। अभी के लिए आपको जो देखना है, रेडियस, कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, आर्क, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट से डील करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.6 एक्सरसाइज का। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर कहां पर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर है, तो कौन से पॉइंट से है, तो पॉइंट ओ से है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। उसके बाद क्या दिया है, थ्री रेडियाई, रेडियाई मींस रेडियस ही है, उसका प्यूरल फॉर्म में लिखा है, रेडियाई प्यूरल फॉर्म होता है, तीन बोला है ना, एक से ज्यादा है। तो कौन कौन से तीन रेडियाई बन रहे हैं, देखो, एक तो ये ओ से लेकर सी तक का, तो ओ सी। उसके बाद ओ से लेकर ए तक का भी रेडियस है, तो ओ ए। और उसके अलावा ओ से लेकर बी तक का भी रेडियस है, तो यहाँ पे ओ बी। तो ये हो गए इसके तीन रेडियाई। डायमीटर, डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर कौन सा है, AC, तो AC इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। उसके बाद कॉर्ड, कॉर्ड कौन सा हो जाएगा, कॉर्ड ये वाला
है ना। ईडी कॉर्ड हो गया, एक कॉर्ड के बारे में था। तो एसी भी कॉर्ड ही है लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना। यहाँ पे अ कॉर्ड बोला, एक ही कॉर्ड बोला। अगर टू कॉर्ड बोलती तो आप एसी को भी इसमें इंक्लूड करते, डायमीटर को भी इसमें लिख लेते। अच्छा, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर सर्कल के अंदर में 2 पॉइंट, तो एक तो पॉइंट पी है और दूसरा कौन सा आ रहा है, पॉइंट ओ, तो पी एंड ओ। एक्सटीरियर सर्कल के बाहर कौन सा है, तो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट क्यू एक है ना, तो एक्सटीरियर में क्यू है। सेक्टर, देखो सेक्टर की बात है, सेक्टर क्या होगा, दो रेडियाई के बीच की जगह, है ना। तो यहाँ पे सेक्टर ये वाला है ना, ये है सेक्टर। तो इसके पॉइंट्स क्या है, ओ ए और बी, तो यहाँ पे आप लिख दो ओ ए एंड बी। सेगमेंट की बात है, तो सेगमेंट क्या है, कॉर्ड के अंदर वाला, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये किसके अंदर में है, ईडी के अंदर में, तो सेगमेंट का नाम क्या होगा, यहाँ पे ईडी हो जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड, यस, मैंने जैसे कि कहा, हाँ कॉर्ड डायमीटर तो जो क्या है, कॉर्ड ही है, और वो क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहलाता है सर्कल का, किसी भी सर्कल का। यस, सो एवरी diameter of a circle is called chord, and also diameter is the longest chord of that सर्कल, उस पर्टिकुलर सर्कल का वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो डायमीटर, नहीं, हर एक कॉर्ड क्या है, वो डायमीटर नहीं होता। डायमीटर कौन सा होता है, देखो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन जो कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा वही डायमीटर होता है, बाकी सारे कॉर्ड्स डायमीटर नहीं कहलाते। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, नो, एवरी कॉर्ड ऑफ a circle is not a diameter, is not a diameter। ठीक है, हर एक सर्कल का कॉर्ड जो डायमीटर नहीं होता, एक ही होता है, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर। ठीक है, कोई भी सर्कल करो और उसका सेंटर मार्क करो। आप जो है वो अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ कर लो, आप अच्छे से करना, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ अभी, तो ऐसा आएगा। ठीक है, उसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है, तो इट्स सेंटर इज ओ। रेडियस, एक रेडियस ड्रॉ कर दो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये ए, तो ओ ए इसका हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया। डायामीटर, अच्छा इसको और एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे डाल दो बी, तो ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। तो बी ए इज डायामीटर, बी ए लिखो या ए बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों अल्फाबेट आ रहे हैं तो इट्स फाइन। अब क्या बोला, सेक्टर, तो दो रेडियस के बीच का होना चाहिए। अब दो रेडियस के बीच का, तो यहाँ से और एक रेडियस आपको यहाँ से ड्रॉ कर दो, इसको डाल दो सी, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया ये सेक्टर, है ना। तो ओ बी और सी, सो ओ बी सी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सेक्टर हो गया। तो ऐसा कुछ आपको रफ फिगर जो है वो मिलेगा, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अगर आप एक ही सर्कल में दो डायमीटर बना रहे हो, एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, तो क्या हर बार जरूरी है कि वो इंटरसेक्ट होगा, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो डायमीटर मतलब क्या, एक एंड से दूसरी एंड पास होते हुए सर्कल से, तो आप जितने भी डायमीटर बना रहे हो सबके सब क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट तो होंगे, दो डायमीटर हर बार एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इज इंटीरियर, यस ऑफ कोर्स, ये भी ट्रू है ना। हम लोग सेंटर के बेस पर से ही तो बनाते हैं, जब आप राउंडर से या कंपास से कोई भी सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर तो कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा ना। तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, यस। सो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इट्स इन इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 4th चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you and have a nice day and stay connected. Bye bye to all. Good day.